सभा की अध्यक्षता कर रहे प्रख्यात इतिहासकार ओपी जायसवाल जी, पार्टी के महासचिव कॉमरेड दीपांकर, जेएनयू के फॉर्मर प्रेसिडेंट कॉमरेड शकील अहमद खान, इससे पहले हमारे जो जेएनयू के प्रेसिडेंट थे कॉमरेड धनंजय, सभा का संचालन कर रहे कॉमरेड संदीप सौरभ, हमारे आईसा के महासचिव कॉमरेड प्रसन्नजीत और तमाम हमारे संघर्षों के साथी, देश दुनिया से लेकर के लगातार जो हर वक्त हर सेकेंड इस फांसीवाद निजाम के हमले के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सभी साथियों को यहाँ से जय भीम, लाल सलाम और क्रांतिकारी इस्तकबाल पेश करता हूं। हम लोग जब अपने संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं, जब अपने प्रीएम्बल को पढ़ते हैं, तो उसकी शुरुआत होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly constitute India into sovereign socialist secular democratic republic। और आज ये देश 10 साल के भाजपा के पूरे शासन को यदि हम कैलकुलेट करेंगे, यदि उसकी एक जो है परीक्षण करेंगे, तो वो यही समझ में आता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया को रिप्लेस करके वी मोदी एंड अमित शाह हो चुका है। जब हम ये बोलते हैं कि सॉवरेन इंडिया की बात करते हैं, संप्रभु देश की बात करते हैं, तो हम हर रोज देखते हैं जिस तरीके से ट्रंप की सरकार टैरिफ लगा करके यहाँ पे जो पूरी की पूरी एक पॉलिसी है उसको बदलने की कोशिश करते हैं, या देश से जाने वाले जो मजदूर अमेरिका में गए थे उनके हाथों में रस्सी बांध करके, कई बांध करके उनको वहां से डिपोर्ट किया जा रहा है। जब दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है, तो वहां पर एक तीसरा देश खड़े होकर के उसके बीच में मध्यस्थता कर रहा है, और दो देशों से पहले वो देश ट्विटर पे अकाउंट पे ला करके ये बोल रहा है कि हम सीज फायर कर चुके हैं। जब हम सोशलिज्म की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, तो आज हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से अडानी अंबानी के हाथों में देश के तमाम संसाधनों को बेच दिया गया है, वो सोशलिज्म के स्ट्रक्चर पर जो है खतरा इस सरकार ने रखा है। जब हम सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं जिस तरीके से वक्त के कानून को ला करके मुसलमानों की जमीनों को छीनने की एक कोशिश चल रही है, सीए एनआरसी के कानूनों को ला करके ये बोला जा रहा है कि आपको अपने नागरिकता के लिए कागज दिखाना पड़ेगा, तो वो सेक्युलरिज्म पे एक खतरा ये सरकार लेकर के आ रही है। जब हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड का इस्तेमाल करके सरकार 6,000 करोड़ रुपए लेकर के ये बोलती है कि हम एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन में जा रहे हैं, तो उस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पे खतरा है। लेकिन उन तमाम खतरों के हमले के बावजूद आज इस देश के हर एक लोग, मजदूर, मेहनतकश वर्ग, किसान वर्ग जिस संघर्ष के साथ लड़ रहा है, उसी संघर्ष की ताकत उस संविधान के प्रस्तावना में छुपा हुआ है, जहां पे हम लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस और फ्रेटर्निटी की बात करते हैं। और उसी प्रिंसिपल के साथ जो लगातार ये वी द पीपल ऑफ इंडिया में बदलने की कोशिश भाजपा सरकार कर रही है, हम उसको रिक्लेम करेंगे, हम उसको इस साथ जो है लाने की बात करेंगे। आज जेएनयू पे जो खतरा है, हम ये बात लगातार बोलते हैं कि जेएनयू एक आइलैंड ऑफ होप है, लेकिन जेएनयू को आइलैंड नहीं है। जेएनयू पे जो हमला चल रहा है, वो देश के अलग अलग कोनों में, अलग अलग समाज के लोगों पे भी हमला चल रहा है। 90 के दशक की आज हम जब बात करेंगे, जहां पे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी के तहत पॉलिसी लाएगी और कैपिटलिज्म का एक नया दौर देश भर में शुरू हुआ। जेएनयू पे 1995 के आसपास जो फ्री राइट मूवमेंट करने की कोशिश हुई, लेकिन उसी वक्त देश के अलग अलग विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय हो जिसको हम लोग ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट बोला जाता था, चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, आगरा विश्वविद्यालय हो, देश की छोटी छोटी यूनिवर्सिटी जो सेंटर में नहीं होकर के राज्यों में हुआ करती थी, उसको उस तरीके से पहले ही बर्बाद कर दिया गया है। तो वो जेएनयू पे जो हमला आज शुरू हुआ है, वो 90 के दशकों से देश की अलग अलग स्टेट यूनिवर्सिटीज पे पहले ही करके उनको खत्म कर दिया गया, उनको नेस्तनाबूद कर दिया गया। और बहुत बेसिक चीज है, उसी जेएनयू के दौर में
2014 में सरकार चुन करके आती है और उस वक्त हम देख रहे हैं कि 15 में पहली बार एबीवीपी एक ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पे जीत के आया, जो इतिहास इस बार भी दोहराया गया है। और वहीं से एक सस्टेन तरीके से जेएनयू के खिलाफ कैंपेन चलाया गया, शट डाउन जेएनयू, कि जेएनयू के जो लोग हैं वो देशद्रोही हैं। और वो वही वक्त था जब जेएनयू का नाम मुझे लग रहा है कि हर लोगों के जुबान पे आया, और जिस इमेज के साथ जेएनयू को देखा गया कि ये लोग हैं जो 10 रुपए की फीस में पढ़ाई करते हैं और देश के खिलाफ नारे लगाते हैं, लेकिन जेएनयू के स्टूडेंट वहां पे खड़े होकर के उस शट डाउन जेएनयू के सामने फाइट बैक जेएनयू का नारा दिया और ये बोला कि आपकी ये तमाम चीजें नहीं चलेंगी। और वहीं से सस्टेन तरीके से अगर लंबे क्रैकडाउन के साथ जेएनयू को नहीं बंद करवा पाए तो अलग अलग तरीके से, और वो तरीका क्या था? यूनिवर्सिटी टीचर्स और स्टूडेंट्स का एक कॉम्बिनेशन है जो यूनिवर्सिटी को एक शेप देता है, एक आइडिया देता है। तो सबसे पहले इन्होंने फैकल्टी रिक्रूटमेंट खराब करना शुरू किया। फैकल्टी रिक्रूटमेंट में अपने लोगों को चुन चुन करके आरएसएस, बीजेपी और एबीवीपी के लोगों को फैकल्टी में इन्होंने रिक्रूट करना शुरू किया। तो जो स्टूडेंट्स आ रहे थे यूनिवर्सिटी में, ऐसा नहीं था कि वो पहले ही दिन से ये जान रहे हैं कि आयसा की राजनीति क्या है या वामपंथ की राजनीति क्या है या माली की राजनीति क्या है। वो कैंपस में आते थे और उनका एक पूरा एक प्रोसेस चलता था। और जेएनयू में ये बात हम लोग कहते हैं कि लर्निंग से ज्यादा वहां पे अनलर्निंग होती है। तो जो पितृसत्तात्मक सोच लेकर के लोग अपने घरों से, अपने समाज से, जो एक कम्युनल थिंकिंग, एक कास्ट हायरार्की के साथ जो लोग यूनिवर्सिटी में आते थे, जेएनयू आने के बाद जेएनयू की राजनीति जो क्लासरूम के अंदर और क्लासरूम के बाहर, वो एक अनलर्निंग का प्रोसेस चलता था और लोग वामपंथ की तरफ अपनी एक विचारधारा से प्रेरित होते थे। क्लासरूम के अंदर जो टीचर्स जो काम करते थे वो सबसे पहले बदलने की एक कोशिश हुई, जहां पे फैकल्टी रिक्रूटमेंट करके आरएसएस और बीजेपी के एबीवीपी के लोगों को बिठाया गया, जो ऐसे ऐसे आर्गुमेंट दे रहे हैं कि जाति तो इस देश में कभी था ही नहीं, वो तो अंग्रेजों के आने के बाद जाति का सवाल यहाँ पे प्रमुख बना। अब क्लासरूम के ऐसे आर्गुमेंट दे रहे हैं, हालांकि आप मोहन भागवत को भी ये आर्गुमेंट पब्लिकली देने में कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं। तो वो जेएनयू में फैकल्टी रिक्रूटमेंट के तहत शुरू हुआ। फिर कंपल्सरी अटेंडेंस पॉलिसी लाई गई। जेएनयू में ऐसा कभी नहीं हुआ कि यहाँ पे कंपल्सरी अटेंडेंस पॉलिसी थी, उसके बावजूद जेएनयू के जो टीचर्स होते थे उनके क्लासरूम्स में बैठने के लिए जगह नहीं बचती थी। अब क्योंकि आरएसएस बीजेपी के लोग आए और उनको क्लासरूम्स में पढ़ाना नहीं आता था, तो जबरदस्ती स्टूडेंट को कंपल्सरी अटेंडेंस पॉलिसी के नाम पे ये बोला गया कि आपको आना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे नहीं तो आरएसएस बीजेपी के लोग के जो टीचर्स होते थे उनके क्लासरूम्स खाली चले जाते थे। उसके बाद 2019 में फ्री हाइक करने की कोशिश की गई। 1995 के बाद दूसरा फ्री हाइक का अटेम्प्ट 2019 में इस कैंपस में हुआ। वहां भी स्टूडेंट लगभग 3 महीने जो है क्लास को छोड़ करके सड़कों पर बाहर उतरे और उस फ्री हाइक को वापस करवाया। हालांकि वो मामला भी कोर्ट में है, स्टे में है। अब जो कोर्ट का फैसला आएगा फिर उसके बाद एक नई दिशा निर्देश आंदोलन का तय किया जाएगा। लेकिन यही दौर हमले का जितना भी भाजपा आरएसएस के द्वारा हुआ, जेएनयू का स्टूडेंट हर वक्त खड़े होकर के उसकी खिलाफत करते रहा, उसके लिए उसके खिलाफ आवाज बुलंद करते रहा। और अभी के दौर में जेएनयू बहुत क्रिटिकल फेज से गुजर रहा है। बहुत आइडियलाइज करने की बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से फंड एक पब्लिक यूनिवर्सिटी को जो फंड मिलना चाहिए, और देखिए कि जेएनयू एनआरएफ की रैंकिंग में ही, जो एनआरएफ की रैंकिंग सरकार खुद निकालती है, उस एनआरएफ की रैंकिंग में ही जेएनयू हर साल टॉप पोजीशन पे आता है। उसके बावजूद जेएनयू को फंड देने की बात सरकार लगातार काट रही है। और वही फंड नहीं देंगे और देंगे क्या, तो हेफा का लोन मॉडल, जिसमें किसका पैसा है, तो अडानी अंबानी के ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए उन्होंने हेफा का एक मॉडल बनाया है, जिसमें ये बोला जा रहा है कि यूनिवर्सिटी को आप लोन लीजिए। जब लोन लेंगे तो लोन ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के फी हाइक करके ही चुकाया जाएगा। तो ये तमाम कोशिश जो चल रही है, लेकिन ये जेएनयू का जो हमला है, आखिर क्यों भाजपा सरकार की आंखों में जेएनयू चुप रहा है, इसको समझने की जरूरत है। वो इसीलिए चुप रहा है क्योंकि जेएनयू हमेशा उन लोगों के खिलाफ बोला है
जो देश के दलित समाज के खिलाफ लगे हुए हैं, जो इस देश के मुस्लिम समाज के खिलाफ लगे हुए हैं, इस देश के महिलाओं की आजादी और अधिकार की जो लड़ाई चल रही है, जो आंदोलन चल रहा है, उसको बंद करने के खिलाफ लगे हुए हैं। और इसीलिए जेएनयू उस लाल झंडे की विरासत को लेकर के दिल्ली के एक साउथ दिल्ली के इलाके में जो चल रहा था, उसको ये सरकार पसंद नहीं करती थी और उसी कारण से सारा हमला चल रहा। और इसीलिए जब हम जेएनयू की बात करते हैं तो जेएनयू में खड़े होकर के हम उन तमाम मेहनतकश लोगों की बात करते हैं, उन तमाम संघर्ष करने वाले लोगों की बात करते हैं जिनका हमला जेएनयू के हमले से अलग नहीं है। तो आज जो जेएनयू पे हमला हो रहा है, जो निजाम बैठी हुई है, जो फांसीवादी भाजपा सरकार बैठी हुई है, जो आरएसएस की विचारधारा से चल रही है, वो जो जेएनयू पे हमला कर रहा है, वही सेम हमला आज दलितों पे हो रहा है, वही सेम हमला आज मुसलमानों पे हो रहा है, वही सेम हमला आज आदिवासियों पे हो रहा है, वही सेम हमला आज महिलाओं पे हो रहा है, किसानों पे हो रहा है, मजदूरों पे हो रहा है। तो जेएनयू को बचाने की लड़ाई, जेएनयू को एक बेहतर विश्वविद्यालय का जो तमगा है उसको मेंटेन रखने की लड़ाई केवल जेएनयू के अंदर से नहीं लड़ी जा सकती है। और ऐसा जब 1990 के दशकों में बना तो इसी इंटरवेंशन के साथ, इसी राजनीति के साथ कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स का इमेजिनेशन केवल यूनिवर्सिटी के अंदर नल जल और कल की लड़ाई नहीं हो सकती है। उस स्टूडेंट पॉलिटिक्स का इंटरवेंशन सोसाइटी में भी होना पड़ेगा, उस स्टूडेंट पॉलिटिक्स का इंटरवेंशन जो यूनिवर्सिटी के दरवाजे के बाहर की राजनीति है उसमें भी होनी पड़ेगी। और उसी राजनीति के वाहक के तौर पे जेएनयू इश्यू में हम लोग हर बार आते हैं और यही बात करते हैं कि एक जेएनयू के बाहर जाकर राजनीति करने की जितनी जरूरत है उसको भी समझने की जरूरत है। और आने वाले वक्त में बिहार में चुनाव है। हम हमेशा उम्मीद करते हैं कि जब 2000 इस बार का लोकसभा का चुनाव भी था तो जेएनयू से लोग निकल करके अलग अलग हिस्सों में इंडिया अलायंस के लिए प्रचार करने गए, इसी उम्मीद के साथ कि जेएनयू एसयू के चुनाव का नतीजा ये तय नहीं करेगा कि जेएनयू की विरासत, जेएनयू की जो डिग्निटी है, जेएनयू का जो आइडिया है, हम उसको कितना डिफेंड कर पाएंगे। वो इस बात से भी तय करेगा कि दिल्ली में उसकी सरकार बैठी हुई है या दिल्ली सरकार जो बैठी हुई है वो कौन सी सरकार है। तो आने वाले वक्त में आप सभी लोगों से यही उम्मीद है, बहुत वक्त नहीं लूंगा। जिस तरीके से सरकार लगातार हमले कर रही है, ये बदलने की कोशिश की जा रही है कि शिक्षा को बेच करके केवल अमीरों के हाथ की जागीर बना दी जाए। और हम सभी लोग जेएनयू में अधिकांश पढ़ने वाले जो लोग होते हैं वो उसी मेहनत का वर्ग से आते हैं, इसीलिए उनके आंखों में चुभता है कि जिस व्यक्ति को, जिस समाज, दलित समाज के लोगों को, जिस अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, जिस गरीब समाज के लोगों को हम गांव में दबा के रखते हैं, उनको बोलने नहीं देते हैं, आखिर वो लोग जेएनयू में आकर के कैसे हमारे खिलाफ बोल देता है। और यही चीज उनको चुभता है, यही चीज उनको जो है अच्छा नहीं लगता है और इस कारण से लगातार वो हमला बनाए हुए हैं। एनडीपी का डॉक्यूमेंट यदि हम निकाल के देखेंगे, आजाद हिंदुस्तान की पहली सरकार होगी जो ये बोल रही है कि सरकारी विद्यालयों को आप बंद कर दीजिए। दस्तावेजों में लिख रहा है। एक तरफ सरकारी विश्वविद्यालय, जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय जहां पे देश के हर एक जिले में होनी चाहिए, उसका मॉडल हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमें मिलना चाहिए, विद्यालय यूनिवर्सिटी को बंद करने की कोशिश चल रही है। और उसके साथ एनईपी का पूरा मॉडल ला करके देश भर के, हरियाणा का उदाहरण देखेंगे तो वाइड स्प्रेड वहां पे ये है कि सरकार ये बोल रही कि प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ने के लिए सरकार फीस देगी, उसकी फीस का एक हिस्सा गवर्नमेंट चुकाएगी। तो ये मोटिवेट कर रही है कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाकर के एडमिशन करवाइए ताकि हम और सरकारी विद्यालयों को बंद कर सकें। और जब स्टूडेंट कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएंगे प्राइवेट स्कूल्स में तो फिर उनको वो पैसे भी देने से सरकार मना कर देगी और उस वक्त फिर सरकारी विद्यालय बचेगा नहीं जहां पे गरीब घर के लोग पढ़ने की बात करेंगे। क्योंकि स्कॉलरशिप जब आप काट रहे हैं, जब आप नॉन नेट फेलोशिप जो आज कई सालों से 8,000 पे अटका हुआ है, उसको यदि आप बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, जब आप मानव जो माइनॉरिटी सेक्शन से जो स्टूडेंट पीएचडी करते थे उनको मिलता था, जब आप उनको बंद कर दिए हैं, तो ये नई नीति आप कौन से लेकर के आ रहे हैं कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में स्कूली शिक्षा के लिए स्टूडेंट्स को आप फीस देने की बात कर रहे हैं। क्योंकि आपका अंदाजा यही है
कि आप सरकारी विद्यालयों को बंद करके प्राइवेट स्कूल्स खोलना चाहते हैं और फिर प्राइवेट स्कूल्स में जब स्टूडेंट पढ़ने चले जाएंगे तो फिर आप उनको वो पैसा भी देना बंद कर देंगे, तो केवल उनके पास वही एक ऑप्शन बचेगा। क्योंकि राम माधव विदेश में जाके बोल रहे हैं, यहाँ पे सरकार पहले ही बोल रही कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला करके हम देश में ये क्रांति ला देंगे शिक्षा में, लेकिन राम माधव जाकर के ये बोल रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम देश में ला रहे हैं ताकि हम जो कंजर्वेटिज्म का वैल्यूज है उसको प्रीच कर सके। तो कंजर्वेटिज्म का वैल्यूज क्या है? वही जातिवाद की मानसिकता, वही कम्युनल मानसिकता या वही पितृसत्तात्मक सोच की मानसिकता जो आरएसएस अपने मनुस्मृति के डॉक्यूमेंट से प्रीच कर रही है देश के अलग अलग कोनों में, और वही एनईपी के डॉक्यूमेंट से देश के पूरे शिक्षा व्यवस्था पे थोपने का काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम से लेकर के। तो आने वाले वक्त में जेएनयू की लड़ाई, जेएनयू को बचाने की लड़ाई इसी बात से तय होगी कि जेएनयू के बाहर देश भर में फांसीवाद के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है वो लड़ाई कितनी मजबूत है। और आने वाले वक्त में तमाम लोगों से यही उम्मीद है कि हर वक्त हर सेकंड जो हम लोग ये संघर्ष कर रहे हैं उस संघर्ष को हम लोग और मजबूत करेंगे। बिहार से भी जिस तरीके से जेएनयू में हम लोगों ने एबीवीपी को शिकस्त दिया है उसी तरीके से हम लोग बिहार में भी इस 20 साल की एनडीए की सरकार जो लगातार बिहार के मेहनतकश गरीब किसान मजदूर वर्ग के लोगों के पसीने को, उसके पसीने की जो लगातार एक मेहनत है उसको सौंप करके बर्बाद करना चाहती है, उसको आप लोग शिकस्त देंगे। और उसी तरीके से आने वाले वक्त में हम लोग इस पूरे के पूरे समझिए कि जो पूरे कम्युनिस्ट आंदोलन का 2 आइडिया ऑफ इंडिया जो हमारे सामने है, एक तरफ कम्युनिस्ट आंदोलन का 100 वर्ष का इतिहास हो रहा है जहां पे, और दूसरी तरफ आरएसएस का भी एक 100 वर्ष का समय पूरा हुआ है, और आज दोनों विचारधारा आपके सामने टकरा रही है। हमें अपने संघर्षों से, अपनी राजनीति से, अपने विचारधारा से इसी बात को स्थापित कर देना है कि एक विचारधारा जो है उसको खत्म करने की जरूरत है जो लगातार देश को बर्बाद करने पे, देश की संप्रभुता को, देश के सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के ढांचे को बर्बाद करने पे लगी हुई है। और दूसरा जो वामपंथ की विचारधारा है, जो कम्युनिस्ट विचारधारा है, वो सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को अपहेल करने में लगा हुआ है। तो हर एक लोगों तक ये बात को पहुंचाने की जरूरत है और इस विचारधारा को मजबूत करने की जरूरत है, और संविधान की ताकत के साथ इस देश को और बेहतर खुशहाल बनाने की जरूरत है। आप सभी लोग लगातार इस बात को सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।